हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम का आखिरी तैयारी कराया जा रहा है। कट ऑफ पार कराने वाली बहुत अच्छे 60 सवाल लिए गए हैं। वन लाइनर सवाल इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद लग जाएगा। दोस्तों, लाइक ज़रूर बनता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बीपीएससी ऑडिटर का एडमिट कार्ड आ गया था, मैंने वीडियो भी डाला है। मैंने गलत वीडियो नहीं डाला। कुछ लड़के गलत कमेंट करते हैं, बिहार ऑडिट सर्विस का भरे हुए हैं और कमेंट करते हैं, मुझे गाली गलौज लिखते हैं। अरे खुद पहले देखो तो सही, ऑडिटर और ऑडिट लिखा हुआ है बिहार पंचायत, ये तो पहले देखा करो। उल्टा पुल्टा लिखने से पहले प्यार से पूछोगे कोई भी बता देगा, लेकिन गाली गलौज लिखने की ज़रूरत क्या है। इतने समझदार हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हो और गाली गलौज लिखते हो दूसरे को। कोई गलत बताएगा क्या? आप में से एडमिट कार्ड नहीं आया क्या आप लोगों का? पहले ये बताइएगा। अगर आया होगा तो सही बताइए। आइए आज शुरू करते हैं। पूरे 60 सवाल लिए गए हैं। वन लाइनर बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। आप ही के मेहनत के लिए हम निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। किस तरह के रक्त समूह हो सकते हैं? ध्यान से वीडियो को देखिए। बच्चे ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करते हुए चलिएगा। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नाम नोट करते हुए चलिएगा, सवाल बनता ही है। इसलिए वन लाइन में ज़्यादा सवाल कराए जाएंगे। आज 60 सवाल रिवीजन कराया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? ये पिछले 66 बीपीएससी का ही प्रश्न पूछा हुआ है। ये दूरी की इकाई है। बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनको वो जानना ज़रूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखते चलिए। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलिएगा। सारे ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पूरा 60 क्वेश्चन देखिए तो सही। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, उसको क्या कहते हैं? कौन सी रक्त होती है? वे श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कहलाती है। ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे कैसे सवाल पूछते जाते हैं और कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? बहुत बार ये सवाल देखा भी गया है। हर तरह के एग्ज़ाम में ये सवाल आता है। इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण का। ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? सबको पता होना चाहिए बॉल जो है क्यों रुक जाती है। घर्षण बलों के कारण जो है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे ही बनता है। टीकाकरण किसने शुरू किया? अभी टीकाकरण का दौर चल रहा है। कोरोना टीकाकरण मैंने तो ले लिया, क्या आपने लिया क्या? अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ लीजिए। 18 साल से ऊपर हैं तो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सब 18 साल से लगभग ऊपर ही होते हैं। आप लोग ज़रूर लीजिए, टीकाकरण कराइए। किसने शुरू किया था? अभी ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी टीकाकरण चल ही रहा है। इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था टीकाकरण। इसलिए नोट जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? प्याज के लाल रंग होने का कारण है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। एनीमोमीटर से मापी जाती है। सारे तरह से मीटर का मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। एक सवाल लगभग रहता ही है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। ध्यान जरूर रखिएगा, बार बार बताया जाता है। मेरा जो भी वीडियो देखे होंगे पूरा, उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा।
मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला किसने बनाया था? ये राजगोपालाचारी जी थे। नाम जरूर नोट कीजिएगा। सीआर मतलब चितरंजन दास फार्मूला, चितरंजन दास नाम मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रहेगा ही नाम। आप नाम जरूर नोट कीजिएगा। राजगोपालाचारी ने किया था, सीआर फार्मूले का बनाया था, इसलिए जरूर ध्यान रखिए। अच्छा लग रहा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्रा। नाम सुने होंगे इनका बारे में, इनकी किताब जरूर नोट कीजिएगा। आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। आईएनए के अधिकारी, आईएनए क्या है सबको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े थे इनसे। आज़ाद हिंद फौज को आईएनए कहा जाता है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? लाल किले दिल्ली में चलाया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बार बताया भी गया है। 1908 में किया गया था। किसने किया था? ये भी बहुत बार बताया है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी में नाम खुदीराम बोस का ही आता है। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें आगे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे और 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ गई। पहले कलकत्ता ही राजधानी थी, लेकिन दिल्ली आ गई भारत की राजधानी, और बिहार भी अलग हो गया बंगाल से। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आते ही सबसे कम उम्र के बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने वाले ये थे नेता, और सबसे ज़्यादा दिन तक भी यही रहे थे, 1939 से 1945 ईस्वी तक। नाम इनका जरूर नोट कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, तब बीच में कोई राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा इनका नाम। अल हिलाल समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। अलीगढ़ बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ये भी अच्छा सवाल है। सीआर दास ने, चितरंजन दास ने। सीआर दास मतलब चितरंजन दास ने। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, फिर भी लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। और सब्सक्राइब जो लोग अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। आइए दिखाएं आगे। पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? कब किया गया? पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन 1918 में आयोजित किया गया था। इसे भी नोट करते हुए चलेंगे। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड एट्थ बम्बई, यानी पहले बम्बई कहा जाता, मुंबई का भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड एट्थ, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें आगे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया। कब पारित किया ब्रिटिश संसद ने? 18 जुलाई 1947 को। जरूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ध्यान से नोट कीजिएगा। ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बहुत बार सवाल बना है। और संविधान के भाग 9 में
दिया हुआ है, नोट जरूर कीजिएगा, सवाल बार बार बनता है और पंचायती राज का ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना काल में, आप देखे होंगे 2 साल से कोरोना परेशानी कर रहा है। अभी तीसरा लहर की भी बात हो ही रही है। फिर से लॉकडाउन लगाया भी जा सकता है अगर आएगा तो। किस से लगाया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के द्वारा लगाया गया था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को क्या संभव है, क्या कर सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अनुच्छेद 3 संसद को ये स्वतंत्रता देता है, नए राज्यों का गठन के लिए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। सवाल बनेगा ही, बनता है इस तरह के ज़्यादा सवाल। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अवैतनिक निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? बहुत बार बताया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग में। ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। पंचायती राज का भी चुनाव होने ही वाला है, मुखिया सरपंच का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। आइए देखें आगे। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बना है बहुत बार। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। जरूर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये सवाल सब पते होने चाहिए, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखते हुए चलिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति संसद की प्राक्कलन समिति को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भारत की नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है, नागरिकता से संबंधित है ये। पारिस्थितिकी को संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? ये बेनेट के द्वारा प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी को संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग, नाम नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फायदा होगा दोस्तों। वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? बहुत बार सवाल बना है और बनता ही रहता है। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजक होना के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता रहता है, ध्यान जरूर रखिएगा। वैश्विक ताप वृद्धि। आइए देखें आगे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन किन राज्यों का हिस्सा है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल बनते रहते हैं। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है। वन प्राणी के विलुप्तीकरण का कारण सबसे बड़ा तो जनसंख्या है, या तो नोट कर लीजिए। पहला है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण यही है। जितना जनसंख्या बढ़ेगा, पेड़ पौधे कटेंगे घर बनाने के लिए, तो विलुप्त तो होंगे ही। किस राज्य सरकार ने पशु चिकन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला जो भी होगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ 2020 में हरियाणा ने किया है।
जरूर नोट कीजिएगा, सवाल बन सकता है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा किया गया सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन? रॉबर्ट ई पार्क द्वारा। नाम नोट करते हुए चलिएगा। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की पहल है? अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग की पहल है। जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? किस समिति ने किया है गरीबी रेखा का निर्धारण मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर? वाई के अलग समिति ने। जरूर ध्यान रखिएगा। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बार बार बना है, बहुत बार आप देखे होंगे सेटों में। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। बहुत बार ये भी बताया गया है मेरे प्रैक्टिस सेटों में भी। आइए देखें आगे। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑस्कर लुईस द्वारा। नाम जरूर नोट करते हुए चलेंगे। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? बहुत बार ये भी सवाल देखा गया है 2024 तक, लेकिन कोरोना काल के कारण लगता नहीं है कि 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो पाएगा भारत का। 2-3 साल से कोरोना अर्थव्यवस्था पर बहुत असर डाल रहा है, आप बहुत समझ सकते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारण मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा किस वर्ष में प्रतिपादित कर दिया? ये 2010 में प्रतिपादित कर दिया। ध्यान रखिएगा, 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन प्रतिपादित 2010 में किया गया मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? उसको नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रोजन के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? इज्जत नगर बरेली में। ध्यान से नोट कीजिएगा, इस तरह का सवाल 65 BPSC में बना था ऊँट पर, इसलिए ऐसे सवाल को भी जानना जरूरी है। आइए देखें आगे। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? खमीर का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। नाम नोट करते हुए चलिएगा। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल आप खाते ही होंगे। अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। रसदार नारंगी संतरा नागपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, सबको पता होना चाहिए। आइए देखें आगे। खरीफ की फसल है। कौन कौन सी फसल खरीफ की होती है? लगभग ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल और आदि सभी जो हैं खरीफ की फसल हैं। बार बार सवाल यहाँ से भी देखा गया है और आता ही है। रबी की फसल है। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जायद की फसल है। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब जो हैं जायद की फसल हैं, इन्हें भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। एक सवाल लगभग रहता ही है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी। तिलहन यानी कि तेल प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर नोट कीजिएगा। आइए ये हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। हरित गृह प्रवाह से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? बहुत ज़्यादा सवाल बनता है यहाँ से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए दिखाएं आगे। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मापनी जाती है, कितनी मानी जाती है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए, जरूर ध्यान रखिएगा। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे अधिकतम संकट है? जैव विविधता को। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, वन पे अधिकतर सवाल बनता है। और वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1980 में। नोट जरूर कीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ये भी बहुत बार बताया गया है। निचली सतह को क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। सबके बारे में मैंने बता दिया है पिछले 2-3 वीडियो को पहले ही, ज़रूर नोट कीजिए। अगर नहीं देखे हैं वीडियो को देखिए सारे। आइए दिखाएं, 2-4 सवाल और बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किस संविधान में है ये? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में दिया हुआ है संविधान के, जरूर ध्यान रखिएगा। वन एवं वन जीव की रक्षा के प्रावधान और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के, जरूर ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया, कब किया गया? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है क्या? आपने नाम जरूर सुना होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसमें स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन 2013 में किया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। और आगे है लास्ट आज का सवाल। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, सोच सकते हैं, सवाल बनता ही है इसे। ये भी क्षोभ मंडल सबसे निचली परत में है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं ये भी। आज का वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।